मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर पास्ट पेपर्स। ठीक है, सबसे पहले हम ले रहे हैं जून 2025 का अकाउंट का पेपर, पेपर नंबर 02, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें हम ये चीज चेक करेंगे कि इंस्टीट्यूट किस लेवल का पेपर पूछता है। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का रेशियो कितना रहता है, थ्योरेटिकल का कितना रहता है, कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं। वैसे तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में और इवन इन द क्लासरूम में जो रेगुलर लेक्चर हुए थे उसमें। अगर आपने अकाउंट को कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है फाउंडेशन का, जो कि बेसिकली आपके 11th के अकाउंट से ही मैच करता है, तो आपको इस सब्जेक्ट के अंदर आई थिंक सो आराम से आप स्कोर कर सकते हो मोर देन 80+मार्क्स। आराम से स्कोर कर सकते हो। ये पेपर जब अब अभी हम सॉल्व करेंगे आपको आइडिया आ जाएगा कि आराम से इसके अंदर 80+ आ सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिकली एंड कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई की हो तो। ओके, देन आफ्टर मैं दिसंबर 24 का भी पेपर लूंगा। अदर सब्जेक्ट्स में भी हम ट्राई कर रहे हैं आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करें, पास्ट पेपर्स का इवेल्युएशन करके आपको दे। एंड एक और चीज जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपने अभी तक गूगल फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर लीजिएगा, क्योंकि अब से जो गूगल फॉर्म के थ्रू ऐड होंगे उन्हीं को सारी डिटेल्स दी जाएगी, उन्हीं को सारा मटेरियल, उन्हीं को सारे वीडियोस जो है वो जेआईसी के ऑफिशियल ग्रुप के अंदर शेयर किए जाएंगे। एंड एज यू नो दैट कि गिन के आपके पास अब 1 मंथ बचा है, और इन बिटवीन आई थिंक सो 10 तारीख के अराउंड बोला जा रहा है कि बीकॉम की एग्जाम होगी 10 दिसंबर से, बट मोस्टली मुझे लग रहा है वो पोस्टपोन होने वाली है। उसके बारे में भी मैं अपडेट करूंगा कि ग्रेजुएशन में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, और एक दिन पहले ही आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब चीजें भी वो सारी ग्रुप में ही अपडेट होगी। सो स्टिल अगर आपने वो फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज आप वो फॉर्म भर दीजिएगा और सारी डिटेल्स आप वहाँ पे मेंशन कीजिएगा, ताकि आपको जेआईसी के ऑफिशियल ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाए। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम जून 2025 का अकाउंट का पेपर करके देखते हैं। चलो, चलिए ये है अपने जून 2025 का पेपर, मतलब जस्ट प्रीवियस जो एग्जाम हुई थी उसका पेपर। और ये एक्चुअली है ना ऑड टर्म माना जाता है। क्यों ऑड टर्म माना जाता है? बिकॉज सारे बच्चे जो होते हैं वो दिसंबर 25 में फाउंडेशन की एग्जाम अपीयर करते हैं, लेकिन जो 6 महीने बाद जागते हैं उनके लिए अटेम्प्ट कौन सा आता है? जून 25। या फिर जिनका दिसंबर में अटेम्प्ट पड़ गया उनके लिए भी कौन सा आएगा? जून 25। ऐसा लोगों की मेंटालिटी होती है कि जून वाले टर्म में पेपर इजी होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऊपर से वो और ज्यादा टफ निकाल सकते हैं। बोले दिसंबर में नहीं किया ना, अब जून में करके बताओ तो मान जाए तुमको। ठीक है, तो वो कुछ भी नहीं है कि जून का पेपर ऐसा होता है दिसंबर का, सारे पेपर एक जैसे ही होते हैं। अब पूरा अकाउंट का पेपर आप ध्यान से देखना, यू विल गेट द आइडिया कि लेवल क्या है इंस्टीट्यूट का। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? द बेसिक क्वेश्चन पूछा है तुम्हारे मॉड्यूल 1 में से। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर, ये मेन पर्पज माना जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। टैक्स को मिनिमाइज करना, ऐसा कोई पर्पज ही नहीं होता उनका। ठीक है, असेट एंड लाइबिलिटी की डिटेल्स को मेंटेन करना, ये पर्पज नहीं है। उनको मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ही पार्ट होता है। इन्होंने पूछा है प्राइमरी पर्पस क्या है, तो प्राइमरी पर्पस सिर्फ एक ही है कि स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जो कंपनी के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं। क्रेडिटर, डेटर, गवर्नमेंट, सब कुछ आगे उसमें, कस्टमर, उन लोगों को कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताना। चलो, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट ऑल द ट्रांजेक्शंस दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। बोलो। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हमको तो लगता है अकाउंट भी तो सर साइंस एंड आर्ट है, फिर अकाउंटिंग अलग कर देते, अकाउंटेंसी अलग कर देते, बट इन सब की शुरुआत पता है कहां से होती है? बुक कीपिंग से होती है। बुक कीपिंग आप कैसे मैनेज करते हो, उसके बाद तुम्हारा अकाउंटिंग शुरू होता है। तो पहले नंबर पे आता है तुम्हारा बुक कीपिंग हमेशा। ठीक है, सेकंड का आंसर है हमारा बुक कीपिंग, क्योंकि ट्रांजेक्शन यहाँ पे आप सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हो, उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। चलो, आपको पहले दो एमसीक्यू में दोनों को आंसर पता थे, दोनों के यही थे। अंदर ही तुम सोचना पहले, हाँ? तुम्हारे माइंड में एक आंसर आ जाना चाहिए। लेट्स चेक। इन अकाउंटिंग it which provides a common set of rules guidelines which is used to measure, recognize, present, disclose the information appearing in an entity's financial statement. No, it's a framework, और फ्रेमवर्क में सब आ जाता है। कितने फ्रेमवर्क है टोटल? याद है ना, पढ़ा था हमने, लीगैलिटी वाला, इंस्टीट्यूशन वाला,
सो द आंसर इज फ्रेमवर्क। वाई फ्रेमवर्क? क्योंकि फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कॉमन सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जो कंसिस्टेंसी को इंश्योर करता है, एक्यूरेसी को इंश्योर करता है, कंपेरेबिलिटी होती है, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड रेगुलेशन वो कंपोनेंट है और टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क, बट द ओवर रीचिंग स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स देम इज कॉल्ड फ्रेमवर्क। मतलब ये सब चीजें ना इसके अंदर आ जाती है, इन सब की आत्माएं आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। सो इन सब में सबसे बड़ा वर्ड कौन सा हुआ? फ्रेमवर्क। द राइट आंसर इज फ्रेमवर्क। देखो तीनों के तीनों क्वेश्चन प्योरली थ्योरेटिकल थे, कोई प्रैक्टिकल नहीं अभी तक मॉड्यूल ए में से। आइडेंटिफाई द पर्सनल अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग, बोलो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब होता क्या है ना, बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं, सैलरी वर्ड मतलब उनके दिमाग में आता है इट इज नॉमिनल, सर ये तो खर्चा है। Taxes paid, it is also one kind of expense. Investment is your asset, real account. Trademark is also real account. सैलरी पेड नहीं है, सैलरी क्या है? पेबल। इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये खर्चा किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है, और करेगा किसको रिप्रेजेंट? किसी पर्टिकुलर पर्सन को, कि भाई मिस्टर एक्स को पगार देनी बाकी है, मिस्टर वाई को सैलरी देनी बाकी है। हाँ दे दोगे तो पर्सनल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नॉमिनल में। लेकिन जब तक पे करना बाकी है वो आपका पर्सनल अकाउंट माना जाएगा। सो एक्चुअली देखा जाए तो ये बहुत ही बेसिक वाला एमसीक्यू पूछा उन्होंने। चलो ये भी बहुत बेसिक। हाँ, कौन सा अप्रोच है जो तुम्हें बताता है कि डेबिट एंड क्रेडिट कैसे करना है? ये 11th में सबसे पहली चीज यही पढ़ते हैं हम, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। ये फोकट के 2 मार्क है अपने, ऐसे तो रूल थे ही नहीं, डायमंड, सिल्वर, ट्रॉन। Accounts in which transaction of specific type, credit purchase, credit sale, etc. are initially recorded. क्योंकि क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स ये सब जो है सब्सिडरी बुक में होते हैं। सब्सिडरी बुक स्पेसिफिक बुक्स मानी जाती है जो जर्नल से निकलती है। इसमें देखा जाए तो आंसर जर्नल भी हो सकता है कि हम उसमें भी ये सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जर्नल से जब उसको स्पेशल बुक्स में लिया जाता है तो वो सब्सिडरी बुक बन जाती है। इसलिए इसका आंसर सबसे सुटेबल जो होता है वो है सब्सिडरी बुक। चलो ये भी देखो मजाक वाला क्वेश्चन। एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंटरी टू अ न्यू साइट इज बाय नेचर ऑफ व्हाट? बोलो। इन्वेंटरी को रिमूव करना मतलब एक जगह से दूसरी साइट पे ले जाना, उसके लिए जो खर्चा हुआ, जो गोडाउन में माल पड़ा था वो माल टेम्पो में भर के आप दूसरी साइट पे ले गए और टेम्पो वाले को भाड़ा दे दिया, या कुछ भी उस इन्वेंटरी रिलेटेड छुटक मुटक खर्चा हो गया। इन्वेंट्री का नेचर क्या है? इट इज रिलेटेड विथ योर डे टू डे ऑपरेशंस, एंड इफ इट इज रिलेटेड विथ योर डे टू डे ऑपरेशंस इट विल बी योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कोई फिक्स असेट वाला खर्चा नहीं है कि एक ही बार होने वाला है। हाँ वैसे देखा जाए आप देखोगे तो सर बार बार थोड़ी साइट चेंज होगी, लेकिन ये जो चीज है इन्वेंटरी ये रूटीन ऑपरेशन का पार्ट बन जाता है। ठीक है, इसलिए आंसर क्या आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लिखा भी है देखो, दे आर नॉर्मल पार्ट ऑफ ऑपरेशन। हाँ, दे डू नॉट एनहांस द वैल्यू ऑफ असेट। दोनों चीजें चेक करनी होती है अपने को। अनलाइक द कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें क्या होता है, दैट एक्वायर इंप्रूव द असेट, दीज आर रिकरिंग कॉस्ट दैट मेंटेन द करंट स्टेट ऑफ बिजनेस इन्वेंटरी। जो खर्चे की हम बात कर रहे हैं वो रिकरिंग खर्चा है, और जो इन्वेंटरी को उसके प्रेजेंट कंडीशन में मेंटेन करने के लिए जरूरी था। हाँ, इससे उसकी कोई लाइफ बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि इन्वेंटरी की कोई लाइफ होती नहीं है वैसे देखा जाए तो। लाइफ तो सिर्फ किसकी होती है? फिक्स असेट की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बैंक बुक? अभी तक एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिकल नहीं आया। देखो 8 नंबर तक पहुंच गए और सबके सब हमारे मॉड्यूल 1 में से चल रहे हैं। बोलो बैंक बुक। बैंक बुक એટલે पासबुक जैसा जो होता है, स्टेटमेंट जैसा हम बोल सकते हैं। इट इज अ सब्सिडरी बुक ऑफ अकाउंट। कैश बुक नहीं बनाते, कैश बुक में बैंक कॉलम नहीं होता, इट इज सब्सिडरी बुक। कई सारी कंपनियां कैश बुक और बैंक बुक अलग बनाती है, जैसे हमने यहाँ पे कैश का कॉलम बनाया और साथ में हमने बैंक का कॉलम बनाया, दैट बैंक कॉलम इज बैंक बुक और कैश कॉलम इज कैश बुक, बट हम नाम एक ही रखते हैं, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसमें सब कुछ कवर कर देते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज बैंक जर्नल, तो यस इसको बैंक जर्नल भी कहा जाता है। और तीसरा, ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विथ सब्सटेंशियल वॉल्यूम ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जिनके पास बहुत सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन होते हैं, मेंटेन दिस बुक्स ऑफ अकाउंट, वो अलग से ही बैंक बुक बना देते हैं।
आप सोचो कि एक साल के अंदर 15,000 20,000 बैंकिंग ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन बैंक से ही होते हैं, सारे एक्सपेंस बैंक से पे करते हैं, सारी इनकम बैंक में आती है, सब कुछ बैंक से। तो उसमें कितने सारे ट्रांजेक्शन होंगे? नॉर्मली आप रिलायंस कंपनी की बैंक बुक देखो, कितने ट्रांजेक्शन होंगे? 100 200। नॉर्मली मैं बताऊं ना, मेरा मैं स्टेटमेंट निकालता हूं ना पूरे साल का, तो 120 पेज का निकलता है। तो अपने तो क्या हर जगह यूपीआई यूज कर लेते हैं, 10 रुपया 15 रुपया, तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वहां पे ज्यादा है। लेकिन रिलायंस कंपनी तो 10 20 के ट्रांजेक्शन नहीं करती होगी ना। उसके ना करके आप गिन के चलो ना, तो मोर देन 3,000 4,000 पेजेस के बैंक स्टेटमेंट होते होंगे। इतने सारे ट्रांजेक्शन उनके होते होंगे वहां पे करंट अकाउंट के अंदर। सो दे हैव टू प्रिपेयर अ सेपरेट बैंक बुक। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ये तीनों के तीनों पॉइंट बैंक बुक को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो लेजर में क्या होता है? कैसे सवाल पूछते हैं देखो। जो हम अकाउंट्स होते हैं कंटेन वेरियस अकाउंट, बनाते क्या हम, जो डब्बा बनाते हैं उसका नाम क्या है? अकाउंट। परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, उसका अकाउंट। ये सच में बहुत ही इजी क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस? ये डेबिट क्रेडिट का एक स्टेटमेंट होता है। हाँ। इट इज अ लिस्ट ऑफ डेबिट क्रेडिट विच एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर। यस, लेजर के सीडी से हम ट्रायल बनाते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इज इट मैंडेटरी? ट्रायल बैलेंस इज नॉट मैंडेटरी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन ही चीजें होती है, ट्रेडिंग पी एंड एल, बैलेंस शीट, और अगर कंपनी की बात करूं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट। और अगर हम प्रोपराइटर की बात करते हैं तो ये दो ही होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग होते एक अलग अकाउंट बन सकता है। ट्रायल बैलेंस कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता। ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। जरूरी नहीं कि ट्रायल बैलेंस बनाओ, डायरेक्ट लेजर से भी तो आप बना ही सकते हो। वो तो जो जितने भी लेजर के सीडी आए उसको हम समरी करके ट्रायल बैलेंस में प्रेजेंट करते हैं, ताकि अकाउंटिंग बनाने में हमको आसानी हो। सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि उन्होंने पूछा था नॉट अ फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस। और एग्जाम में ये चीजें खास ध्यान रखनी है, ये नॉट वाला रह जाता है कई बार। ठीक है, अपने को लगता है अरे ये तो देखा हुआ था। देखा हुआ नहीं, दो जाएंगे पूरे। फिर घर आके आप कैलकुलेशन करते हो एटला सही, रिजल्ट फिर कुछ और आता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए, और ये बेसिकली प्रीवियस ईयर के पेपर में ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कभी पूछे नहीं थे, तो ये पहली बार शायद मुझे लग रहा है उन्होंने इंसर्ट किए कि एडजस्टमेंट एंट्रीज आर रिकॉर्डेड बाय ऑर्गेनाइजेशन इन द जनरल जर्नल, और दूसरा एडजस्टमेंट एंट्रीज आर पास्ड टू कंप्लाई विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बताओ दोनों स्टेटमेंट ट्रू है कि कोई एक ट्रू है? ये जनरल जर्नल का मतलब सारी चीजों को एक जगह पे रिकॉर्ड करना। वो मशीन खरीदी हो, मशीन बेची हो, माल खरीदा हो, खर्चा क्या हो, सब कुछ कहाँ रिकॉर्ड होता है? वो स्पेशल जर्नल नहीं होता है। स्पेसिफिक जर्नल तो क्या होता है, जैसे जर्नल प्रॉपर हो गया तुम्हारा, सब्सिडरी बुक्स वगैरह के रिलेटेड चीजें हो गई। जनरल लेजर मतलब जो जर्नल एंट्री हम करते हैं, हम हर चीज की जर्नल एंट्री करते हैं, उसके बाद उसको कैटेगराइज करते हैं कि इसकी सब्सिडरी बुक बनानी है कि नहीं बनानी। बट पहले लेवल पे बुक कीपिंग के बाद पहला काम क्या करते हैं हम? जर्नल एंट्री। सो दिस इज द ट्रू। सारे ट्रांजेक्शन जनरल वाले जर्नल में जाते हैं। जनरल मतलब नॉर्मल, जिसमें सब कुछ आ जाएगा, अत्र तत्र सर्वत्र। फिर लिखा है एडजस्टमेंट एंट्रीज आर पास टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यस। देखो एडजस्टमेंट एंट्री क्या हुआ, नॉर्मल एंट्री की तरह एडजस्टमेंट एंट्री, जैसे आपको याद हो मैंने एक चीज बताई थी तुमको कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रांसफर करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक को ट्रांसफर करना पड़ता है, सैलरी को ट्रांसफर करना पड़ता है। ये जो ट्रांसफर करते हैं उसी को तो एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं हम। कि खर्चा अल्टीमेटली कहाँ एडजस्ट होगा? कि भाई पी एंड एल में। डेबिट होगा कि क्रेडिट? तो हम जो खर्चे का लेजर बनाते हैं, जैसे आपने कोई खर्चा किया, फॉर एग्जाम्पल सैलरी, आपने सैलरी पे की 10,000, तो एंट्री क्या करेंगे? सैलरी टू बैंक। तो लेजर में मैं यहाँ 10,000 लिखूंगा। अब मुझे इसको एडजस्ट कहाँ करना है, तो मैं इसको ट्रांसफर कहाँ करूंगा? तो इसकी एंट्री क्या पास हुई? पी एंड एल टू सैलरी। ठीक है, और प्रिंसिपल्स को तो फॉलो करना ही है। ठीक है, प्रिंसिपल्स मतलब फिर तुम फर्नीचर को परचेज में नहीं डाल सकते, और परचेज को फर्नीचर में नहीं डाल सकते। जो कॉमन प्रिंसिपल है वो फॉलो करना ही है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 11 के 11 थ्योरेटिकल है, अभी तक एक भी प्रैक्टिकल नहीं आया। चलो एक और थ्योरेटिकल। विच अकर इन केस ऑफ वास्टिंग असेट्स? डिप्लेशन, अमोर्टाइजेशन, ऑब्सोलेंस या डेप्रिशिएशन? तो फेंका मारो जो। अब इसके लिए क्या होता है ना, चारों का मीनिंग पता होना चाहिए तुमको।
लगते सबके सब डेप्रिसिएशन है, ये सब डेप्रिसिएशन में बता देता हूं, इन सब में एसेट की वैल्यू कम होती है, लेकिन कौन सी एसेट में कौन सा नाम यूज होता है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे अमोर्टाइजेशन है, दिस इज फॉर इनटेंजिबल एसेट, वैल्यू तो वहां पे भी कमी हो रही है ना, उसको हम डेप्री नहीं बोल सकते। हाँ, समझने के लिए ऐसा बोल सकते हैं, एसेट में से माइनस पी एंड एल में डेबिट, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट है, बट उसका नाम क्या होता है, अमोर्टाइजेशन, जिसे हम बेसिकली लेते हैं कि रिटर्न ऑफ करना, उसको रिटर्न ऑफ करने का मतलब ही हुआ अमोर्टाइजेशन। जो माइनिंग इंडस्ट्रीज होती है, माइनिंग पता है, जहां नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, जैसे कि आपने पहाड़ पे गए, वहां पे आपने कोयला कैसे निकलेगा, उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे, आपको माइनिंग एक्टिविटी करनी पड़ेगी, वहां पे ब्लास्ट करके आप उस पहाड़ में से कोयला निकालोगे, जमीन में से निकालोगे, पहाड़ से पत्थर निकालोगे। सोना भी कहां से निकलता है, माइनिंग से ही निकलता है, ठीक है, इंडिया में नहीं निकलता वो बात अलग है, बट जहां से भी निकलता है वो सब माइनिंग एक्टिविटी है। माइनिंग एक्टिविटी में उसको डेप्रिसिएशन नहीं कहा जाता, उसको क्या कहा जाता है, डिप्लेशन। देखो उसमें भी निकलता कैसे है मैं आपको बताऊं। जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई कोई पर्टिकुलर माउंटेन है जहां पे आपको प्रोडक्शन करना है, माइनिंग एक्टिविटी करनी है, एंड यू हैव एस्टिमेटेड दैट की 1 लाख टन आप वहां से कोयला जो है प्रोड्यूस करने वाले हो, एस्टिमेटेड। जरूरी थोड़ी है कि 1 लाख निकले, ज्यादा भी निकल सकता है, कम भी निकल सकता है। ओके, अब आपकी जो टोटल खर्चा हुआ है यहाँ पे, पूरा ये माइनिंग वगैरह के रिलेटेड, वो मैं आपको बोलूं कि 10 लाख रुपए का हुआ है। खर्चा कितना हुआ, ये आपके लिए वन काइंड ऑफ क्या हुई, असेट ही हुई, जिससे आप प्रोडक्शन कर रहे हो। कितना प्रोडक्शन करोगे, 1 लाख टन। भाई कितना प्रोडक्शन हुआ, 1 लाख टन, तो 1 टन पे खर्चा कितना आ रहा है, दैट इज योर डेप्रिसिएशन अमाउंट। अब पहले साल में सर हमने 2000 टन का एक्सट्रैक्शन किया, तो 2000 × 10, पहले साल में डेप्री कितना रिकॉर्ड होगा, बट द वर्ड इज नॉट डेप्रिसिएशन, इट इज कॉल्ड डिप्लेशन, ठीक है। तो उसको डिप्लेशन कहा जाता है। देखो मैं सारे समझा ही देता हूं, मैंने लिखा भी है नीचे। अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वहां पे मैंने बोला था अभी 10 लाख रुपए थे उस टोटल माइनिंग में मेरा खर्चा, दे आर फिजिकली कंज्यूम्ड और एक्सट्रैक्टेड। बेसिकली कंजम्पशन से ज्यादा वहां पे वर्ड एक्सट्रैक्टेड यूज होता है, कि हम वहां से कुछ निकाल रहे हैं। अमोर्टाइजेशन, एक्सपेंसिंग द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल असेट, पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क को उसकी यूजफुल लाइफ में हम रिटर्न ऑफ कर देते हैं। ऑब्सोलेंस का मतलब डिक्लाइन इन असेट वैल्यू ड्यू टू न्यू इन्वेंशन, improved technology, change in demand, making existing asset outdated, which can affect both tangible and intangible। मतलब यहां पे घूम फिर के है ना, टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, और बात चल रही है कि आपकी पुरानी चीज क्या हो जाएगी, आउटडेटेड। वो आउटडेटेड कब होगा, जब मार्केट में कुछ अपडेटेड होगा, आपकी एसेट अपग्रेड होगी, तभी तो वो फिर आउटडेटेड मानी जाएगी पुरानी वाली। तो ऑब्सोलेंस वर्ड इज कंप्लीटली रिलेटेड विथ टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी का आना, न्यू चीज का इन्वेंट होना, डिमांड बदल जाना, आपकी पुरानी एसेट का आउटडेटेड हो जाना, तब उसकी जो वैल्यू में रिडक्शन आता है उसको कहा जाता है ऑब्सोलेंस। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई वीवो का फोन खरीदा, वीवो 1 2 3 4 करके, ठीक है, इसमें कंपनी ने नए फीचर्स ऐड कर दिए, और आपके पास ये पुराना वाला है जो आपने 1 अप्रैल को खरीदा था, 1 मई को कंपनी ने नया लॉन्च किया। नाउ दैट 1 अप्रैल वाला जो मोबाइल फोन है ये आउटडेटेड हो गया इसकी कंपेयर में, ये आपने खरीदा था 20,000 में, अब आप इसको बेचने जा रहे हो तो मार्केट में तो ये वाला अवेलेबल है, क्या आपको देगा इसका कोई पूरा पैसा। अब आपको कोई ऑफर दे रहा है 17 मिलेंगे, क्यों, 19 में तो नया वाला मॉडल मिल रहा है, तो हम आपसे क्यों खरीदे। 17,000 में आपने दिया, कितना नुकसान किया, ये क्यों हुआ 3,000 का नुकसान, बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी आ गई मार्केट में, इसको कहते हैं ऑब्सोलेंस। हाँ, अल्टीमेटली इसका नाम डेप्रिसिएशन पड़ेगा, क्योंकि असेट की वैल्यू क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। सो ऑब्सोलेंस इज रिलेटेड विद डेप्रिसिएशन ओनली। Depreciation is a systematic allocation of cost of tangible fixed asset, जैसे कि मशीन, बिल्डिंग etc. यूजफुल लाइफ ड्यू टू वियर एंड टीयर, इफ्लुक्शन ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंस etc. देखो वर्ड आ गया ना ऑब्सोलेंस, डेप्रिसिएशन में ऑब्सोलेंस आ जाता है। वियर एंड टीयर का मतलब उसको यूज करने से उसकी जो वैल्यू रिड्यूस होती है, एंड इफ्लुक्शन ऑफ टाइम का मतलब लैप्स ऑफ टाइम, एक टाइम खत्म हो जाने के बाद उसकी वैल्यू भी खत्म हो जाती है। इन तीनों चीजों की वजह से असेट पे लगता है डेप्रिसिएशन। क्लियर। सो आंसर क्या है हमारा इसके अंदर, डिप्लेशन, वर्ड याद रखना, वास्टिंग असेट, वेस्टिंग नहीं बोलना, इसको वेस्ट नहीं है।
चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल फैक्टर कॉजिंग डेप्रिसिएशन। दूसरा एमसीक्यू आया डेप्रिसिएशन में से, और सब के सब थ्योरिटिकल है। नॉट एन इंटरनल फैक्टर, वर्ड ध्यान से पढ़ना, कि वो उसका इंटरनल फैक्टर नहीं है। बोलो, वियर एंड टीयर। बोलो, इंटरनल के एक्सटर्नल। वियर एंड टीयर क्या होता है, उसको यूज करने के बाद होता है, तो वो इंटरनली हुआ ना, डायरेक्टली रिलेट कर रहा है। फिर लीगल लाइफ। लीगल लाइफ मतलब जो पहले से प्री डिसाइडेड है, सरकार ने बोल दिया 10 साल इसकी लाइफ लेने वाली है। ऑन पेपर जो लाइफ लिखी हुई है, मैन्युफैक्चर ने बोल दिया कि भाई ये एसेट की जो लाइफ है वो 10 साल तक है। ठीक है, वो आपके हाथ में है। किसी एसेट की लाइफ आपके हाथ में है, आपकी वजह से वो प्लस माइनस हो सकती है। कैसे हो सकती है? नहीं नहीं, जो लाइफ उन्होंने डिसाइड करके रखी है, मैन्युफैक्चर एक अमाउंट तो रखेगा ना कि 10 साल। ये हम बोल सकते हैं नहीं, इसको एक काम कर 7 साल करके देना। वो एक प्रीफिक्स करके देगा, वो तो बाद में आपकी यूजेस पे डिपेंड है ना। अगर तुम उस चीज को इतनी एक्यूरेसी के साथ यूज करो तो मेरा मानना है वो 10 की जगह 12 साल भी चलेगा। कई सारे लोगों की एक्टिवा जो है 4 साल में खराब हो जाती है, कई सारे लोगों की 10 साल तक एक्टिवा टकाटक रहती है। आप 15 लोगों को दो रोज चलाने के लिए, एक्टिवा 2 साल में खराब हो जाएगी। और एक ही बंदा 5 साल तक चलाएगा तो उसकी लाइफ ज्यादा होगी। तो वो तो अपने यूजेस पे डिपेंड है। लेकिन ये वियर एंड टीयर उसका इंटरनल पार्ट माना जाता है असेट का। फिजिकल डिटोरेशन, वही उसकी वैल्यू घटनी। कलर निकल गया बिल्डिंग का, फिजिकली उसकी वैल्यू डिटोरेट हो रही है। जंक लग गया मशीनों में, वो उस मशीन का ही पार्ट हुआ, इंटरनल फैक्टर। एग्जॉशन ऑफ असेट, अगेन वही चीज बोल रहे, फिजिकल डिटोरेशन के जैसे ही बोल रहे हैं ये लोग। असेट जो वो एग्जॉस्ट होती जा रही है, वो भी इंटरनल हुआ। लेकिन ये एक पॉइंट ऐसा लग रहा है ना, जो डायरेक्टली असेट से रिलेट ही नहीं कर रहा है। ये उसकी एक्सपायरी लाइफ हुई। ये वियर एंड टियर हमको असेट में दिखाई देगा, फिजिकल डिटोरेशन भी दिखाई देगा, एग्जॉशन भी आपको दिखाई देगा, लाइफ दिखाई देगी आपको नहीं। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज एक्सटर्नल फैक्टर नॉट इंटरनल फैक्टर। लिखा है डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ असेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। Internal factor are those which are related to the asset itself and its uses. उसको इंटरनल फैक्टर कहते हैं। जैसे वियर एंड टीयर हो गया, उसका फिजिकली वैल्यू रिड्यूस होना, एग्जॉस्ट होना। एक्सपायरी ऑफ लीगल लाइफ रेफर्स टू द लीगल लिमिटेशन ऑफ द असेट्स यूज विच इज एन एक्सटर्नल फैक्टर। अच्छा, ऐसा भी होता है कि सपोज आप कोई मशीन लेके आए, गवर्नमेंट है ना एक लाइसेंस उसके ऊपर रख देती है कि इसमें आप है ना 10 लाख से ज्यादा यूनिट नहीं बना सकते। ऐसा होता है, रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं प्रोडक्शन के ऊपर, उससे ज्यादा प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते। और इसके हिसाब से उसकी लाइफ भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। वो आपके हाथ में नहीं है, इसलिए हम उसको वर्ड इन्होंने क्लियरली लिखा है लीगल लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ में भी क्या होता है, आप सोचते हो ना कि ऐसा ऐसा होगा, उसकी लाइफ इतनी होगी, 10 की जगह 12 हो सकती है, 12 की जगह 8 भी हो सकती है। लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये असेट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जो हमको दिखेंगे, जैसे हम डायरेक्ट मटेरियल नहीं बोलते, डायरेक्टली ट्रैक कर सकते हो उसको, डायरेक्ट लेबर को ट्रैक कर सकते हैं, इनडायरेक्ट को नहीं कर सकते। ये उस तरीके की बात है। सो द आंसर इज बी। 13 के 13 एमसीक्यू थियोरिटिकल थे। पहला एमसीक्यू हमारे मॉड्यूल 1 में से आया है, दैट इज प्रैक्टिकल। चलो, और इतना इजी पूछा ना ये वाला, तो बैलेंस एज पर कितना। ओके, अपने को तो यही चेक करना है ना, बैलेंस एज पर कैश बुक, हम तो उसी से शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बैलेंस एज पर कैश बुक, नीचे आंसर में डाल देता हूँ पासबुक, पासबुक में अमाउंट डाल देता हूँ मैं 1000। अच्छा, बैलेंस कौन सा है ध्यान रखना, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस प्लस में होता है और कैश बुक का डेबिट बैलेंस प्लस में होता है। अब क्या है, चेक डिपॉजिट किए कितने रुपए के, रिसिप्ट है बट नॉट येट कलेक्टेड, मतलब बैंक में गया ही नहीं, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन कैश बुक में तो हुआ, रिकॉर्डेड है, रिसिप्ट है। तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मैं यहां लिख लेता हूं -2000। अब हम उल्टा जा रहे हैं, कैश बुक का बैलेंस ढूंढना है तो प्लस हो जाएगा। सो द आंसर इज 3000। डेबिट ध्यान रखना प्लस में आया है, माइनस में आता तो क्रेडिट। तो बैलेंस में कंफ्यूज मत होना, पासबुक में डेबिट मतलब माइनस होता है, क्रेडिट मतलब प्लस होता है। और कैश बुक में डेबिट मतलब प्लस और क्रेडिट मतलब माइनस।
चलो 15 आया, वो भी थियरी। मतलब 15 एमसीक्यू जो हमारे मॉड्यूल 1 में से बनते हैं उसमें ऑन एन एवरेज आप देख सकते हो कि 14 एमसीक्यू थ्योरेटिकल है। कितने भी बड़े चैप्टर पढ़ ले हो, रेक्टिफिकेशन ये वो, बट ये मेंटेलिटी में मत रहना कि हर बार ऐसा होगा। हाँ, मोस्ट ऑफ टाइम आप पूरे पेपर में देखना, आपको पता चलेगा थ्योरेटिकल कितना पूछा इन्होंने। ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन, अब देखो ये फोकट के मार्क्स देने वाला काम करता है इंस्टीट्यूट। ये बीच बीच में ऐसे एक एमसीक्यू आ जाते हैं जिसमें बोलते हैं ले लो 2 मार्क पूरे, और फिर मरते मरते यहां तक तो पहुंचा ही देंगे कि हम आपको, बाकी अपना अपना देख लेना के। चलो अब आया हमारा कंसाइनमेंट। इन कंसाइनमेंट बिजनेस द कमीशन अलाउड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी फॉर बेरिंग द रिस्क ऑफ बैड डेट्स अराइजिंग आउट ऑफ क्रेडिट सेल इज कॉल्ड, ये भी फ्री का मार्क था। In consignment accounting, the loading of opening stock of goods laying with consignee is accounted by debiting and crediting. बात क्या कर रहे हैं ध्यान से समझना। लोडिंग, लोडिंग मतलब ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट। ये कब होता है? जब हम इनवॉइस प्राइस पे माल बेचते हैं। तो याद हो तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते थे हम, ओपनिंग स्टॉक बट ऑब्वियस डेबिट में आएगा, और उसके प्रॉफिट की एंट्री हम कहाँ करेंगे? क्रेडिट में। तो एक चीज क्लियर है कि क्रेडिट कुछ ना कुछ होने वाला है, और वो कौन होगा? कंसाइनमेंट। तो ये बात तो पता चल गई, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। अब देखो कई और ऑप्शन में कंसाइनमेंट क्रेडिट दिख रहा है, मतलब यही आपका आंसर होने वाला है, ये कंफर्म हो जाता है यहां से, भले ही तुमको डेबिट पता हो के ना हो। दोनों में से एक चीज आइडेंटिफाई करना सीख जाओ। अच्छा, डेबिट क्या लिखा है इन्होंने? कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व, क्योंकि यहाँ पे जो नाम लिखते हैं ना नॉर्मली ऐसा लिखा जाता है, ओपनिंग स्टॉक और ब्रैकेट में लिखा जाता है रिजर्व। उसका सही नाम होता है कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व। और अगर बनाना चाहो तो फिर स्टॉक रिजर्व का एक अलग अकाउंट बनता है। जब इंटर में आओगे तब ये चीजें पढ़ने को आएगी कि स्टॉक रिजर्व का डब्बा बनाओ। क्लियर? चलो द आंसर इज बी। जे ऑफ जम्मू पहला प्रैक्टिकल, और वो भी आया है अपने शायद कंसाइनमेंट का ही है। कंसाइंड 3000 केजी ऑफ एप्पल टू के ऑफ कोलकाता, 3000 किलो सेब बेचे। प्राइस क्या रखी? 60 रुपीज। 12,000 रुपए का फ्रेट भरा, और लिखा है कि 20% नॉर्मल लॉस है, मतलब अनअवॉइडेबल है, वो तुम अवॉइड ही नहीं कर सकते। अब पूछ रहे कि वैल्यू पर केजी ऑफ एप्पल एट कोलकाता, के पास जब वो माल पहुंचेगा तो उसके लिए पर केजी की वैल्यू क्या होगी? तो बहुत सिंपल, 3000 इंटू 60 कर दो, टोटल वैल्यू कितनी हुई? ओके, फ्रेट कितना लगा? तो टोटल कॉस्टिंग 192 की हुई, लेकिन उसमें से नॉर्मल लॉस 3000 का 20%, 600, ये तो गए हाथ से, और नॉर्मल लॉस की तो कोई अमाउंट होती नहीं है, तो बचा यहाँ पे 2400। अब डिवाइड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर इज 80 रुपीज पर केजी। खरेखर इजी था, बहुत पपलू वाला पूछा, ऐसे तो कितने सारे हम गिन के बैठे थे। चलो 19 नंबर आया जॉइंट वेंचर। तो कंसाइनमेंट के कितने पूछे? 1 2 3 पूछे इन्होंने, मतलब 6 मार्क का कंसाइनमेंट पिछली बार पूछा गया था। आरती एंड भारती ने एक जॉइंट वेंचर बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस के लिए एंट्री की। आरती ने माल खरीदा 50 के हिसाब से, भारती ने 2000 खरीदे 60 के हिसाब से, आरती ने 2000 बेचा 70 में, भारती ने 10,000 बेचा 60 में। बताइए प्रॉफिट भारती का कितना? तो क्या करेंगे? खर्चे सारे डेबिट में डाल दो, इनकम सारी क्रेडिट में डाल दो। 2000 इंटू 70 जो उसने बेचा था दैट विल बी 1,40,000, और 10,000 उसने बेचे 60 में, दैट इज, ये 2000 इंटू 70 बराबर लिखा है ना? और अरे ये रहा बेचा ना, मैं बेचने की एंट्री कर रहा हूं। चलो 10,000 इंटू 60, 6 लाख हो गया। टोटल क्रेडिट साइड में अमाउंट कितनी हुई तुम्हारी? 740। अब डेबिट साइड में परचेस डाल देते हैं। 10,000 इंटू 50 कितना हुआ? 5 लाख। और फिर 2000 इंटू 60, 740 में से 6.2 माइनस कर दो, कितना बचा? 1,20,000 का प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा एक चीज और देखी, जितना माल खरीदा सब बेच दिया है, कुछ बचा नहीं है यहाँ पे। जितना परचेज हुआ था एवरीथिंग सोल्ड आउट। 1,20 टोटल प्रॉफिट आया। अब होता क्या है ना, जैसे ही 1,20 दिखता है हम फटाफट वहां पे मिंडा कर देते हैं उसको।
अरे पूछा इन्होंने, बोला है भारती का शेयर बताओ, और कहीं पे प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दिया, ऊपर बोला भी है इक्वली, मतलब भारती को कितना मिलेगा, 60,000। इसलिए 2 मिनट सोच लेने का कि छेल्ले पॉइंट में पूछा क्या था इन्होंने, फिर टिक मार करना, फिर इरेज करने का तो मौका ही नहीं है, फिर तो गया एमसीक्यू, फिर अफसोस होगा खाली। चल, को वेंचरर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। कैपिटल कंट्रीब्यूशन मतलब वो पैसा लेके आएगा, तो सेपरेट सेट ऑफ बुक मतलब जॉइंट बैंक वाली मेथड हमारी। तो बैंक में पैसा आया, जॉइंट बैंक डेबिट, जॉइंट बैंक दो जगह डेबिट दिख रहा है, ए और डी में, और क्रेडिट किसको करते थे हम, जो बंदा लेके आया उसका अकाउंट, मतलब को वेंचरर का अकाउंट। तो ऑप्शन डी इज राइट। ऊपर वाले में इन्होंने लिखा जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर थोड़ी क्रेडिट करते पैसा लाने पे, जॉइंट वेंचर तो नॉमिनल नेचर का होता है, इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड होती है। खबर पड़े चे। चलिए, अच्छा जॉइंट वेंचर के कितने पूछे, दो, तीन पूछे कंसाइनमेंट के, मतलब अब आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 10 फरवरी को गोपाल भाई साहब ने एक बिल लिखा 2 लाख रुपए का, मुरारी पे, 3 महीनों का। व्हाट विल बी द ड्यू डेट ऑफ द बिल इफ द गवर्नमेंट डिक्लेयर अ सडन हॉलीडे ऑन 13th में। देखो एक तो पहले देखो ये मंथ में है, सो डेज में कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट मंथ टू मंथ कंसीडर करेंगे। 10 फरवरी से 10 मार्च, 10 मार्च से 10 अप्रैल, और 10 अप्रैल से 10 मई। सो ऑफिशियली डेट इज 10 में, 3 दिन ग्रेस के डालेंगे, तो तारीख क्या आती है, 13 मई। 13 तारीख को इन्होंने हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया। पक्का? गलत जवाब। वो तो फिर अब ऑप्शन मिल गया आपको, मैंने बोला गलत जवाब तो सर 14 कर दो, और तो क्या ही हो सकता है, 13 तो होने से रहा। आंसर इज 14 में। अब कारण समझो, ये गलती एग्जाम में भी होगी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या कहता है कि इफ एन अनफोर्सीन और सडन इमरजेंसी हॉलीडे इज डिक्लेयर ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, द ड्यू डेट इज द नेक्स्ट वर्किंग डे। और अगर पब्लिक हॉलीडे हुआ ना तो एक दिन पहले होता है। पब्लिक हॉलीडे मतलब रिपब्लिक डे, क्रिसमस थोड़ी हुआ है, हाँ इंडिपेंडेंट डे, आपने 15 अगस्त। अगर पब्लिक हॉलीडे है तो 1 डे बिफोर होगा, बाकी कोई भी हॉलीडे में एक दिन के बाद ही होगा। हाँ तो 3 दिन ही तो लिया, 13 तारीख ही तो ली, पर 13 को छुट्टी है तो क्या करोगे फिर, तो फिर पेमेंट अब 14 को ही होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। हाँ अगर हॉलीडे थी 13 को, तो फिर आपको 12 को पेमेंट निवेदना पड़े, अगर गवर्नमेंट वो पब्लिक हॉलीडे हो तो। मोस्टली नहीं होता है, कोई और जगह, जैसे अगर चेक की बात करूं मैं, तो कोई और बैंक में जाके, मतलब सेम ब्रांच दूसरी जो होगी वहां जाके, और बैंकों के पास खुद का इन्वर्टर सिस्टम होता है, क्योंकि उनको पता है अगर उनका सर्वर, उनका सिस्टम, तो हाँ सर्वर अगर प्रॉपरली कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर ऐसा हो सकता है बैंक आपको सॉरी बोल सकता है, बोले कि कल, या फिर एज सुन एज अर्ली, जैसे सिस्टम हमारा ठीक होता है हम कर देंगे। वो तो ठीक है, फिर उसमें कुछ कर नहीं सकते, फिर वो सामने वाली पार्टी भी ऐसा नहीं बोल सकती कि भाई आपने टाइम के बाद पेमेंट किया, क्योंकि वो तो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से फिर नहीं हो पाया। ठीक है, तो फिर वो नेक्स्ट डे चलेगा उसमें। पब्लिक में दो ही आते हैं, भारत आजाद और गणतंत्र दिवस। क्योंकि दिवाली की छुट्टियां सिर्फ तुमको गुजरात में, बाकी कई सारी जगह पे दिवाली के सिर्फ मेन दिवाली के दिन ही छुट्टी मानी जाती है, बाकी दिनों पे कंटिन्यूस वर्किंग होती है। इंडिया में हॉलीडेज जो है ना वो स्टेट वाइज होते हैं, याद रखना, सेंट्रल वाइज नहीं होते। सेंट्रल वाले हॉलीडे अलग होते हैं जो पूरे देश में लागू होंगे, स्टेट वाले हॉलीडे अलग होंगे। ठीक है, कई सारी ऐसी छुट्टियां होती है जो सिर्फ गुजरात में एप्लीकेबल है, बाकी जगह नहीं होती है। जैसे अपने यहाँ तो रूल है कि दिवाली के बाद 5 दिन बिजनेस ओपन नहीं करते, बाकी सब जगह ओपन होता है। इंडिया का कोई ऐसा मुझे नहीं लग रहा स्टेट होगा जहां पे दिवाली के नेक्स्ट डे दुकान नहीं खुलती होगी, मुहूर्त देख के। अपने पांचम के बाद खोलने का रिवाज रखा हुआ है, और रिवाज रिवाज कुछ नहीं, 5 दिन घूमने जाना होता है और कुछ नहीं। चलो, एक और क्वेश्चन बिल ऑफ एक्सचेंज का, मतलब इस बार इक्विवेलेंट वे में जा रहा है इंस्टीट्यूट। कबीर ड्रॉ बिल ऑन सुरेश फॉर ₹6 लाख। कबीर एंडोर्स इट टू अमर, further endorse it to Prem. On the date of maturity, the payee of this will be who? पैसा कौन है मड़ से लास्ट में? प्रेम को ही मिलेंगे। स्टार्ट किससे, कहां से हुआ? कबीर ने बिल लिखा किस पे? सुरेश पे। फिर सुरेश ने एक्सेप्ट करके कबीर को बिल दे दिया होगा, कबीर ने आगे उसको किसको दे दिया?
अमर को भी किसी को पैसे देने थे, प्रेम को, अमर ने प्रेम को दे दिया। अब ड्यू डेट पे सुरेश पेमेंट करेगा और वो पेमेंट डायरेक्टली किसको चला जाएगा? प्रेम को चला जाएगा। सो द पे ऑफ दिस विल बी प्रेम। एक और क्वेश्चन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, गजब आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है इंस्टीट्यूट कभी कभी। मुदित ड्रॉ बिल ऑन सौरभ फॉर ₹6 लाख on 1st February 2025 for 3 months. At maturity, this bill was dishonored and noting charges incurred was ₹6,000. मतलब हुआ क्या कि अब मैं उससे कितना मांग रहा हूं, ये तो कंफर्म हो गया, 6,06,000 ही मांगूंगा। जब हम डिसऑनर्ड के बाद एंट्री करते तो नोटिंग चार्जेस इंक्लूड कर देते। 40 पैसा इन रुपी वॉज रिकवर्ड, 40% इसमें से मिले, करो 40%। बोलो 2 लाख। ठीक है, फिर क्या लिखा है? द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी रिकॉर्डेड ऑन इंसॉल्वेंसी इन द बुक ऑफ सौरभ विल बी। बोलो क्या आंसर आएगा? 242,400। गलत जवाब। इन्होंने पूछा है सौरभ के व्यू पॉइंट से, जो पार्टी लुढ़क गई, इंसॉल्वेंट हो गई, उसको फायदा कितना हुआ। यहाँ पे डेफिशिएंसी का मतलब सौरभ को क्या बेनिफिट हुआ? सौरभ ने कितना पे किया खाली? तो 60% तो उसके देखा जाए तो माफ जैसे ही हो गए। करो 60%, मतलब या तो 6 लाख में से अमाउंट माइनस करो। द आंसर इज 3,63,600। ये सामने वाले के व्यू पॉइंट से पूछा इन्होंने। इन द बुक ऑफ सौरभ कौन था जिसके लिए वो बिल्स पेबल था? याद करो इंसॉल्वेंसी में हम 2 एंट्री करते थे तब। मुदित के लिए बेड डेट्स हुआ, तो सौरभ के लिए क्या हुआ? जैसे मैं आपसे पैसे मांग रहा हूं, आपने मुझे नहीं दिए, तो मैंने मेरी बुक में बेड डेट्स रिकॉर्ड किया, तो आपको भी तो मेरा अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैंने चंदन को पैसे दिए थे, तो मैंने एंट्री किया कि भाई चंदन टू बैंक कितने दिए? भाई 1 लाख। ठीक है, अब चंदन बोल रहा है कि सर 80% ही मिलेगा, सेटलमेंट करो। तो मैंने एंट्री क्या करूंगा? मैं मेरी बुक में बैंक अकाउंट डेबिट 80, बेड डेट्स अकाउंट 20। चंदन का अकाउंट क्लोज तो करना पड़ेगा मुझे, कि मैंने चंदन का अकाउंट 1 लाख से क्लोज कर दिया। चंदन का अकाउंट जीरो हो चुका है, जो 20,000 मुझे लॉस हुआ उसका नाम क्या दिया मैंने? बेड डेट्स। अब जब चंदन ने मुझसे पैसे लिए होंगे, तब चंदन ने क्या एंट्री की होगी? ठीक है, अब जब ये मुझे पैसे दे रहा है, कितने दे रहा है? खाली 80%। अब ये क्या एंट्री कर रहा है? अभिषेक सर डेबिट 100 करेगा, अकाउंट क्लोज करना है ना, तो पूरी अमाउंट लिखी, जबकि उसने पे कितने किए। तो अब ये 20 के डिफरेंस को वो कहां डालेगा? उसके लिए थोड़ी बैड डेट सही है। यहाँ पे अकाउंट यूज होता है डेफिशिएंसी इन द पेमेंट। ये उसके लिए वन काइंड ऑफ बेनिफिट हो गया ना, उसको तो फायदा हुआ ना 20 का, सीधा सीधा। मेरे लिए नुकसान है, सामने वाले के लिए नुकसान नहीं, और उन्होंने उसी एंगल से पूछा है। और याद करना, घर जाके चेक करना, बिल्स ऑफ एक्शन में ये वाली एंट्री की है हमने। जब इंसॉल्वेंसी वाला बिल किया था ना, तब दोनों बुक में एंट्री हुई थी, यहाँ पे बेड डेट्स बताया था, सामने वाले में डेफिशिएंसी बताया जाता है। इसलिए होता यही है, हम जैसे ही नॉर्मली पढ़ते हैं 40 पैसा रिसीव हुआ, अमाउंट आई 242,400, देखते ऑप्शन में है, ओके, बाकी अमाउंट को चेक ही नहीं किया जाता है और सीधा लिख के आ जाता है। चलो, तो टोटल बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कितने क्वेश्चन हुए? 3। 3 जॉइंट वेंचर के 2 और कंसाइनमेंट के 3। कितने हो गए टोटल? 8 हुए। मतलब 16 मार्क का कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर और बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछा गया, जिसमें इस बार जॉइंट वेंचर 2 ही पूछे, कंसाइनमेंट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज 3-3 पूछे उन्होंने। ठीक है, वो तो वो रखेंगे थोड़ा बहुत तो प्लस माइनस, बट एक चीज देखी, 1 या 2 ही प्रैक्टिकल थे, बाकी सब थियोरिटिकल वे में जा रहे हैं। चलो, अब आया अपना प्रोपराइटर इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसके रिलेटेड क्वेश्चन बना के उन्होंने आगे पूछा है वापस, सिमिलर क्वेश्चन पूछा था, अभी गया आगे। तो टाइम पास करो जो यार, कुछ भी फेंका मार देने का। किधर गया? आया तो था यार, कहाँ ऊपर है भाई? ये रहा, नॉट अ फीचर ऑफ, और इसी को बनाया। बताइए कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट है, और नीचे ऑप्शन में ट्रायल बैलेंस डाल दिया। भाई पी एंड एल अप्रोप्रिएशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वो मैंडेटरी अकाउंट होता है। ट्रायल बैलेंस कोई मैंडेटरी है ही नहीं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं है।
ठीक है, सो द आंसर इज ए। तो भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया जा सकता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हुआ? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या फर्क? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स के खर्चे, नॉर्मल सिनेरियो में पार्टनर को साइड में रखो। पी एंड एल विल गिव यू नेट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जैसे आपका नेट प्रॉफिट 1 लाख आया, ये 1 लाख का आपने क्या किया उसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, कि सर हम इसमें से कुछ अमाउंट हमारे लिए रिजर्व में लेके जाने वाले हैं 30,000 का। सर अगर कंपनी होते तो चलो मैं बोल सकता था कि इसमें से मैंने डिविडेंड दिया, और मैं बोलूंगा सर बाकी का मैंने पी एंड एल के तौर पे रखा है, कितनी अमाउंट 70,000। ये दोनों ही बैलेंस शीट में ही जाएंगे, बट दोनों को दिखाएंगे अलग अलग। ये जो मैंने मेरे प्रॉफिट के 2 टुकड़े किए ना, इसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन। जैसे अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट 1 लाख हुआ, उसमें से फिर हम टुकड़े क्या करें? अच्छा, ये दोनों चीजें ऑनर की हुई, यहां पे हम ऑनर को क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या करते थे? डेबिट करते थे। आपने अपने प्रॉफिट को क्या किया? कम किया। लेकिन वो खर्चा जो हुआ वो रूटीन खर्चा नहीं है, वो दे किसके रहे हो आप? ऑनर को दे रहे हो। ये भी किसके पास जा रहा है अल्टीमेटली? ऑनर के पास ही जा रहा है। पी एंड एल किसका होगा? ऑनर का। जनरल रिजर्व किसका? ऑनर का। और किसका राइट होगा उसके ऊपर? कोई बाहर वाला तो आएगा नहीं। यहाँ पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, किसी पार्टनर को सैलरी दे रहे हो, किसी पार्टनर को कमीशन दे रहे हो। पार्टनर है क्या आपके बिजनेस का? ऑनर। और आप ये सारी चीजें अपनी प्रॉफिट का बंटवारा ऑनर को कर रहे हो, और उस प्रॉफिट के बंटवारे को कहा जाता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। बाहर के खर्चे नहीं, घर के खर्चे। घर के खर्चे इन सेंस ऑनर्स को जो दिया जाएगा। आप अपने प्रॉफिट को जो आपने कमाया अपने धंधे में, उसका हिसाब किताब, कि वो उस पैसों का आपने क्या किया। ठीक है, चलो यहाँ पे आंसर था अपना ट्रायल बैलेंस। एक और छोटा सा क्वेश्चन, इनकम टैक्स पेड of the proprietor appearing in trial balance debit column will get reflected। अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड इनकम टैक्स पेड दिया हुआ है तो फाइनल अकाउंट बनाते वक्त आप उस अमाउंट को कहां दिखाओगे? बोलो, क्या ये आपका खर्चा है? पहले तो ये नक्की कर लो, इनकम टैक्स पेड इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस और नॉट? बोलो, इट इज नॉट एन एक्सपेंस। प्रोपराइटर बिजनेस है, प्रोपराइटर के लिए इनकम टैक्स खर्चा नहीं होता है, ड्रॉइंग्स होती है, वो पर्सनल माना जाता है इनकम टैक्स। फिर एक और चीज होती है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, वो भी पर्सनल होता है, वो भी खर्चा नहीं है। फिर हम तो प्रीमियम सोच के उसको पीएनएल में डेबिट करने जाते हैं। और अगर ड्रॉइंग्स है तो ड्रॉइंग्स अल्टीमेटली घूमते घूमते कैपिटल में से क्या होगी? माइनस। द ऑप्शन इज डी, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एज डिडक्शन फ्रॉम बैलेंस ऑफ कैपिटल। कैपिटल में से उसको माइनस किया जाएगा। चलो, 2 क्वेश्चन इन्होंने प्रोपराइटर के पूछे। वाह, तीसरा एक और क्वेश्चन प्रोपराइटर का। पहला क्वेश्चन प्रैक्टिकल, बोले ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढ के बताओ। अब सच में ये भी है ना मजाक वाला क्वेश्चन है, पर कई बार है ना अपने बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, तब आंसर गलत करके आते हैं। बोलो, बताइए क्या होगा आंसर? 45? पूछ रहा हूं मैं तो। मैंने तो पूछा जो इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी है उसको मद्देनजर रखते हुए व्हाट इज योर आंसर? बोलो बोलो फटाफट, टाइम नहीं है टू। 175? श्योर? अब आपके दिमाग में 2 आंसर आ गए, एक 175, एक 145। फंस गए? अब एग्जाम में फिर होता है गड़बड़। फिर तुम लोग विच एवर इज हायर के साथ जाना चाहते हो, बात अलग है। द आंसर इज 145। When we are talking about COGS, COGS में रिटर्न आउटवर्ड क्लोजिंग स्टॉक सब आ चुका है। COGS का फॉर्मूला ही क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। परचेज का मतलब होता है नेट परचेज। नेट परचेज मतलब परचेज रिटर्न इसमें से माइनस हो चुका है, और परचेज के खर्चे भी डाल देते हैं हम इसमें। और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, राइट? अब होगा क्या इसके अंदर? क्लोजिंग स्टॉक इसमें एडजस्ट हो चुका है, तो आपको तो सीधा COGS और सेल्स का डिफरेंस ही तो निकालना है। हाँ, तो वही ना कि एग्जाम में आप लोग ऐसे ही करोगे, इसलिए
वर्ड्स को ध्यान में अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है. सो द आंसर इज 145. चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ड्राफ्टेड फॉर डिटर्मिनेशन. अब देखो ये वापस 2 मार्क का फ्री का क्वेश्चन दे देते हैं. बोले ले लो 2 मार्क, नेट प्रॉफिट और लॉस. At the time of finalization of account, loss on sale of fixed asset is closed by. कहां लिखते हैं हम उसको? ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिफ्लेक्टेड अंडर करंट लाइबिलिटीज इन द बैलेंस शीट? बताओ इसमें से कौन सी करंट लाइबिलिटी है? अकाउंट पेबल मतलब क्रेडिटर. अकाउंट पेबल मतलब तो क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी नहीं होती क्या? यस, क्रेडिटर इज करंट लाइबिलिटी. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लाइबिलिटी. कस्टमर ने एडवांस में पैसे दे दिए, वो भी करंट लाइबिलिटी. ऑल ऑफ दी अबोव. कस्टमर ने दिए, हमने किसी को नहीं दिया. हम किसी को एडवांस देते हैं तो असेट है. जैसे आपने मुझे एडवांस में फीस भर दी और पूरे 6 महीने पढ़ाना बाकी है, तो आपकी दी हुई एडवांस की फीस मेरे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि अभी तक मैंने परफॉर्मेंस तो दी नहीं और पेमेंट आपने पहले ही दे दिया है. सो ऑल ऑफ दी अबोव इज द आंसर. यहाँ डी છે, बी नहीं. LCAS trial balance consists of the following information: bad debt, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग, और लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्लोजिंग. बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो आपको याद दिलाऊं थोड़ा चैप्टर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाला. ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखते थे, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में. यहाँ पे जो बैड डेट्स हो जाता था वो अमाउंट, और यहाँ पे जो हम P&L से प्रोविजन करते थे. ओपनिंग कितना दिया हुआ है? 16,000. क्लोजिंग उन्होंने बोला 11,000 मेंटेन करो. और क्या दिया? ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट कितना हुआ? तो 21 डेबिट साइड का टोटल हुआ, -16. है कोई आंसर हमारे पास? बोलो. हाँ तो बोलो कौन सा, सी और डी में से बोलो. जर्नल एंट्री पास करो. શું થાય? P&L account debited to provision for doubtful debt. लेजर में डेबिट पोस्टिंग नहीं पूछी है. विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, तो P&L डेबिट होगा. और क्रेडिट कौन हुआ? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. द आंसर इज सी. देखो एक वापस आया क्वेश्चन 2 मार्क का फ्री का. देखो 40 तक तो ले ही जाएंगे ये लोग तुमको. कैपिटल ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली नोन एज. जो पैसा आता है उनके पास, कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म वाला. भाई ये जिसने भी ये लाइन की है ना, इसके ऊपर कौन था? गजब लोग सोया तुम. चलिए 31 का आंसर क्या होगा? कैपिटल फंड. एंडोमेंट फंड वगैरह जिसे हम बोलते हैं परमानेंट फंड, दैट इज कैपिटल फंड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर? देखो ये भी मजाक है, ये भी 2 मार्क फ्री. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में पूछा है. बोलो बताओ क्या सत्य नहीं है? क्या ये रियल अकाउंट है? नहीं, ये तो नॉमिनल है, तो ये तो गलत हो गया. क्या सिर्फ ये कैपिटल नेचर के साथ डील करता है? बोलो. ये भी गलत है ना, वो तो रेवेन्यू नेचर का हुआ ना. क्या ये कैश बेसिस पे बनता है? नहीं, अक्रूवल बेसिस पे बनता है. और हमको पूछा था नॉट ट्रू, तीनों के तीनों नॉट ट्रू है. आंसर इज डी. ट्रू नहीं पूछा था, नॉट ट्रू. तीनों के तीनों फॉल्स है. ठीक है, चलो वापस स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन. और ये भी मैं बोलू ना, फ्री के 2 मार्क वाला क्वेश्चन आया. बोल रहे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स को अक्रूवल बेसिस पे होता है. होता है? कैश बेसिस पे होता है, अक्रूवल पे तो होता ही नहीं है. फॉल्स. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड गेन्स क्रेडिटेड एंड एक्सपेंस एंड लॉसेस आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड. ये तो ट्रू हुआ. अब हमारे में देखो ऐसा कुछ है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. नहीं, वो तो फॉल्स था. ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. यस, दोनों नहीं है. नहीं, दोनों गलत है, सिर्फ दूसरा ही सही है. एक और क्वेश्चन एनपीओ से, और एक भी प्रैक्टिकल नहीं है एनपीओ का, और ये भी फ्री के 2 मार्क. प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन न्यूज़पेपर बाय अ सोशल क्लब इज. कहां लिखते हैं? सेल ऑफ न्यूज़पेपर, इनकम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट.
ये भी उसी के जैसा ही है। ऑब्टेनिंग लाइसेंस, फैक्ट्री शुरू करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ा, उसके लिए जो खर्चा किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर नेसेसरी उस असेट के लिए था, ये डायरेक्टली कनेक्टेड खर्चा ही है। विच इन्वॉल्व, अच्छा यहां से अब शुरू हो गया हमारा कॉस्टिंग। आपने देखा प्रोपराइटर और एनपीओ में से एक प्रैक्टिकल था खाली, एक ये डाउटफुल वाला था, और एक ये, दो दो पूछे। सो अभी तक हम 35 तक पहुंचे, और आई थिंक सो 5 से 7 से ज्यादा प्रैक्टिकल आई नहीं है अभी तक। सो 70% थ्योरेटिकल जा रहा है पूरा का पूरा पेपर। चलिए अब आता है हमारा कॉस्टिंग, विच इन्वॉल्व द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल कॉस्ट फॉर देयर इनकरेंस टू देयर चार्ज टू कॉस्ट सेंटर एंड अल्टीमेट टू देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस। शुरुआत कहां से होती है सारी चीजों को रिकॉर्ड करने से, वहां से सारी चीजें घूमते घूमते प्रोडक्ट के पास पहुंचती है। द आंसर इज कॉस्ट बुक कीपिंग। शुरू वहां से होगा, सारे खर्चों को रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम उनको कॉस्ट सेंटर में लेके जाएंगे, और कॉस्ट सेंटर से फिर वो कहां जाता है, प्रोडक्ट एंड सर्विस में, और अल्टीमेटली यहां जाके हमको टोटल कॉस्ट मिलती है उस प्रोडक्ट की। लेकिन बिगिनिंग पॉइंट कहां से होगा मेंटेनेंस का, तो दैट इज कॉस्ट बुक कीपिंग। मैंने इसमें सबके बारे में लिखा है, कॉस्ट असर्टेनमेंट, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिपोर्टिंग एंड कॉस्ट बुक कीपिंग। चलो बोलो, हमें 19 पता ही है। मटेरियल में कौन सा आता है? 6 नंबर, वो पैकिंग मटेरियल है। 9 नंबर, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी, डायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ तो 19 है। चलो बताइए कौन सी मेथड अप्रोप्रिएट है एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के लिए? बोलो। प्रोसेस होता है एडवर्टाइजमेंट में, यहां से ऐड जाएगी पहले प्रोसेस में, फिर दूसरे में। एक सेकेंड ना। विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज अप्रोप्रिएट, बोलो क्या प्रोसेस होगा वहां पे? जॉब, जॉब में क्या होता था, कस्टमर आएगा अपने हिसाब से बोलेगा ऐसा ऐसा करो, और सामने वाला वैसा वैसा करेगा। तो एडवर्टाइजमेंट में फिक्स ही होता है, आप बोलोगे वैसा नहीं करेगा, बोले नहीं ऋतिक ही आएगा बाकी कोई नहीं मिलेगा आपको ऐड में, ऋतिक रोशन ही लेना पड़ेगा, हमारा उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, रजनीकांत नहीं चाले। आप मतलब वो बोलेंगे नहीं हम सिर्फ पहाड़ों वाली ही एडवर्टाइजमेंट करते, बाकी कोई एडवर्टाइजमेंट बाल्टी बाल्टी वाले सर्फ एक्सेल वाली नहीं करेंगे। आप जैसा बोलोगे वैसी एडवर्टाइजमेंट होती है। न्यूज़पेपर वाले को मैं बोलूं कि इतनी साइज का मुझे छपवाना है, तो उतनी साइज का छाप के देगा ना, वो थोड़ी ऐसा बोलेगा नहीं आधे पेज का लेना ही पड़ेगा आपको। तो ये कंप्लीट कस्टमाइज होता है, जो विजिटिंग कार्ड वाले प्रिंटिंग वाले बैठे होते हैं, आप उनको जाके बोलो डिजाइन दो, उसके हिसाब से वो चीजें बना के देता है। तो ये चीज तो क्लियरली रिलेट कर रही है जॉब कॉस्टिंग। क्या यहाँ पे हर कस्टमर सेम नीड लेके आता है, सेम प्रोडक्ट के लिए आता है? ये इंडस्ट्री ही कस्टमाइज इंडस्ट्री है, तो इसमें जॉब कॉस्टिंग ही आएगी। मल्टीपल कॉस्टिंग तो हो नहीं सकता। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में तो क्या आता है, बिल्डिंग वगैरह बनाने वाले, ठीक है। चलो पहला प्रैक्टिकल, और ये क्वेश्चन अपने एमसीक्यू बुक में क्लियर था, अमाउंट खाली 560 के 520 थी, मुझे याद है अभी तक। और पूछा भी कितना सिंपल है, बोले बताओ फैक्ट्री कॉस्ट कितनी, એટલે डायरेक्ट मटेरियल 2,05,000, 232 का डायरेक्ट लेबर, तो ये हो गया अपना 437 प्राइम कॉस्ट। और बोले फैक्ट्री जो ओवरहेड जो है लेबर का 50%, 232 का 50% इज 1,16,000, प्लस कर दो कितना आ रहा है, 553। बस यही तो पूछा है, ये भी लिटरली 2 मार्क फोकट के थे। चलो बताओ कौन से कॉन्टेक्स्ट में डिसीजन मेकिंग करते वक्त कई कॉस्ट जरूरी है? रेलेवेंट, संक, इंप्यूटेड के नन ऑफ दी अबव। एक चीज कम फॉर्म है सर, ये तो नहीं होने वाला, ये तो काम का ही नहीं था। अब कंफ्यूजन होता है रेलेवेंट और इंप्यूटेड में। ऑप्शन दिया है नन ऑफ दी अबव, तो अब ये तो होने से रहा। और इंप्यूटेड मतलब पता है ना, नोशनल कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह जो डिसीजन में रिलेटेड है। लेकिन इससे भी बेटर वर्ड दिया है इन्होंने, रेलेवेंट कॉस्ट, उसमें सब आ गया, सारी वैरायटी की रिलेटेड आ गई। तो इंप्यूटेड कॉस्ट की अल्टीमेट आत्मा इसमें ही दिखाई देगी। सो द बेस्ट आंसर इज रेलेवेंट कॉस्ट।
देखो लिखा है, imputed cost often pertinent in economic sense, the most direct and broadly applicable term for the cost that are pertinent to any decision. But the most important word कौन सा माना जाएगा उसमें? Relevant cost. अब देखो ये फ्री के 2 मार्क वाला क्वेश्चन आया, ऐसा लगता है मजाक हो रहा है। बताइए ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए कॉस्ट पर यूनिट कौन सा होना चाहिए? पर पैसेंजर के पर पैसेंजर किलोमीटर के पर टन? देखो ट्रांसपोर्ट में दोनों होते हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट दोनों आते हैं। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में वर्ड होता है पैसेंजर किलोमीटर और गुड्स ट्रांसपोर्ट में होता है टन किलोमीटर। यहां पे टन किलोमीटर नहीं दिया हुआ, सो द आंसर इज पैसेंजर किलो। हाँ क्या सवाल है, 100 में से 100 लाने वाला पेपर है, लिटरली बोलू तो मैं। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड 16,000, बनाने का खर्चा 4 रुपया हुआ। अच्छा बनाए और बेचे उतनी तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में यूनिट का तो कोई लेना देना नहीं। एक और खर्चा हुआ, टोटल खर्चा 5 रुपया हो गया। बेचा कितने में, प्रॉफिट कितना? सही जवाब। कैसे भी करो अमाउंट में, इन्होंने पर यूनिट पूछा है तो सीधा यूनिट वाइज ही कर लो ना। ये 4 रुपए का खर्चा हो चुका है, एक का और हुआ 5 रुपए का खर्चा। हाँ अगर यूनिट अलग होते तो अमाउंट में करके आपको फाइंड आउट कर देना होता था। कॉस्ट which vary disproportionately with the change in the activity level are called behavior, variable, indirect या semi variable? एक वर्ड अगर ध्यान से पकड़ लो ना तो तुरंत आंसर मिले। अच्छा कौन से खर्चे होते हैं जो एक्टिविटी लेवल के प्रोपोर्शनेट में चेंज होते हैं, और यहाँ पे वर्ड क्या है, डिसप्रपोर्शनेटली, मतलब प्रपोर्शन फिक्स नहीं होगा। और जब प्रपोर्शन फिक्स नहीं, बदलेगा लेकिन प्रपोर्शन फिक्स नहीं होगा, वो एक ही हो सकता है क्योंकि उसके अंदर फिक्स की आत्मा भी होगी, तो वो एग्जैक्टली चेंज कभी नहीं होगा। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, कोई खर्चा है, चलो मैं एक्सपेंस का नाम नहीं लिखता, एक्सपेंस 1 और दूसरा मैं लिखता हूं एक्सपेंस 2। पता कैसे लगे कि मुझे कौन सा खर्चा फिक्स है, कौन सा वेरिएबल है और कौन सा सेमी वेरिएबल? चलो एक और डाल देता हूं, थर्ड एक्सपेंस। ये एक्टिविटी लेवल है, 80% प्रोडक्शन, 100% प्रोडक्शन। तीसरा वाला खर्चा देखो 5,000 था, 100% काम किया तो भी कितना हुआ? क्लियरली बोल सकता हूं ये फिक्स कॉस्ट है मेरी। अच्छा वेरिएबल कैसे चेक करेंगे कि वो वेरिएबल है कि नहीं? प्रपोर्शनेट चेंज होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं 80% पे आपका एक्सपेंस 1 का खर्चा कितना है, तो 100% पे कितना चेक करो, 10 हुआ। जितने प्रपोर्शन चेंज हुआ उसके हिसाब से वो खर्चा कितना होना चाहिए? यहां पे है ऐसा कोई ऑप्शन? दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। कैपेसिटी चेंज, खर्चा उसके प्रपोर्शन में चेंज हो गया। तीसरे वाले में भी चेक करते हैं, दूसरे वाले में 80% पे खर्चा 16,000, तो प्रपोर्शनेटली 100 पे खर्चा कितना होना चाहिए? 20। कितना लिखा है वहां पे? तो ये हो गया सेमी वेरिएबल, क्योंकि ये एग्जैक्टली उसी प्रपोर्शन में इंक्रीज नहीं हुआ है। अगर वो 20,000 होता तो प्योर वेरिएबल माना जाता, लेकिन वो प्योर वेरिएबल नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? सेमी वेरिएबल। सो द आंसर इज सेमी वेरिएबल, क्योंकि लिखा था वर्ड डिसप्रपोर्शनेटली। प्रपोर्शनेटली लिखा होता तो आंसर होता तुम्हारा वेरिएबल। The cost of common resources used for producing two or more product, rendering two or more service simultaneously. एक कॉमन रिसोर्सेज को यूज करके एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट एक साथ बनाए जाते हैं, एक ही प्रोसेस पे बनाए जाते हैं, टू बैच कॉस्ट। वहां पे प्रोडक्ट एक ही होता है, एक से अलग अलग प्रोडक्ट थोड़ी होते हैं। कंकोत्री तो सब में कंकोपत्री छपेगी ना। प्रोसेस में प्रोडक्ट एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाता है, वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट होता है। दैट इज जॉइंट कॉस्ट विच इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट नहीं समझाया था मैंने तुमको कि देखो जैसे ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, सिंपल एग्जांपल समझ लो, क्रूड ऑयल।
क्रूड ऑयल जब तुम खरीद के लेके आते हो तो ये कॉमन रिसोर्स हुआ, रॉ मटेरियल हुआ तुम्हारा। जब तुम इसको एक्सट्रैक्ट करने जाते हो, प्रोसेस में करते हो, तो यहां से 5-6 प्रोडक्ट निकलते हैं। एक होगा तुम्हारा व्हाइट फ्यूल, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, और एक बाई प्रोडक्ट भी बनता है, टार। तो लिखा क्या, सवाल क्या पूछा हुआ है, कॉस्ट ऑफ कॉमन रिसोर्सेज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग 2 और मोर प्रोडक्ट, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाओगे या सर्विसेज, आर कॉल्ड ज्वाइंट कॉस्ट। तो ये जो मैंने खर्चा किया, फॉर एग्जांपल 2 करोड़ का ऑयल परचेज किया था, ये कॉमन रॉ मटेरियल है, कॉमन रिसोर्सेज है, जिससे मैं बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने वाला हूं। सो द आंसर इज ज्वाइंट कॉस्ट। Which of the following is the classification of cost by traceability of the object? डायरेक्ट, ये तो बहुत बार आया ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्टली ट्रेसेबल, जो दिखाई देगा खर्चा डायरेक्ट, जो नहीं दिखाई देगा इनडायरेक्ट। वेरिएबल कॉस्ट, ये देखो फ्री का क्वेश्चन दिया वापस। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज सेम, मतलब फिक्स, आंसर इज पर यूनिट। चलो पहला या दूसरा प्रैक्टिकल है, ये दूसरा आया कॉस्ट शीट में से। और ये भी देखो सेम क्वेश्चन अपनी बुक में था। 2,03,000 दिया है, और फिर यहाँ पे नेट दिया है 189, बीच में आ जाता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस, ओपनिंग दिया है 28, इन दोनों को प्लस करके डिफरेंस निकाल दो, क्लोजिंग मिल जाएगा। कितना है ऑप्शन में अपने पास। ये भी सच में बहुत इजी था, ये भी खरेखर जोरदार। फ्री के मार्क्स देने का मतलब देखो, सिलसिला चालू हुआ है अभी तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट बट नॉट इन द कॉस्ट अकाउंट? डिविडेंड तो हम लिखते ही नहीं कॉस्ट में, इंटरेस्ट ऑन लोन भी कौन सा लिखते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी कहाँ आता है, ये सब के सब फाइनेंशियल है। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ऑनर इज, ये भी आ चुका है मल्टीपल टाइम अपनी बुक में। दूसरा नाम इम्प्यूटेड कॉस्ट भी हम इसको कह सकते हैं। सो अब ये पेपर देखने के बाद आई थिंक सो आप आराम से सोच सकते हो, इसमें 60-70 लाना कोई बड़ी बात नहीं। ये तो मैं लोएस्ट अमाउंट बोल रहा हूँ, हाँ। हाईएस्ट अगर तुम ढंग से पढ़ के गए हो ना, 100 आउट ऑफ 100 आवे आ पेपर में। बस एक ही था इस पेपर का ड्रॉबैक, प्रैक्टिकल गिन के 5 से 8 थे। 50 में से 40 के 40 थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन के आंसर्स तुमको तभी आएंगे जब तुमको प्रैक्टिकल आते हैं, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल के साथ इसके कॉन्सेप्ट जो है वो कनेक्ट होते हैं। क्लियर खबर पड़ी? सो पेपर इजी होते हैं, बट मेहनत तुमको वो वाली करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा कोई प्रिडिक्शन मत रखना कि इस बार आपको इतना ही पपलू वाला पेपर मिले। ये पेपर पता है कई सारे बच्चे इसमें भी फेल हुए, बच्चे तो इसमें भी फेल हुए जून वाली एग्जाम में। ऐसा तो है नहीं कि 100% रिजल्ट हो गए, वही 40-50 जो फिक्स रेशियो चलता है। फेल क्यों हुए, कई एक दो बच्चों ने बोला सर पेपर बहुत जोरदार भारी वाला पेपर पूछा था अकाउंट। अब मुझे बताओ इसमें तुमको लगा कुछ भारी, उसका कारण क्या है? तुम लोग पढ़ के बैठे हो सारी चीजें, और उन लोगों ने उतना डिटेल में कोई चीज पढ़ी ही नहीं थी, तो उनको भारी नहीं लगेगा ये। उन्होंने कॉस्ट शीट में खाली 2-3 सम गिने हुए, बाकी कोई चीज का आइडिया नहीं, नोशनल कॉस्ट क्या होती है, संक कॉस्ट क्या होती है, उनको ये भारी लगेगा। सो तुम लोग डिटेल में पढ़ के बैठे हो तो तुमको पेपर हमेशा इजी इसलिए लग रहा है। कई सारे बच्चों के लिए लगता है ना बहुत टफ पेपर है, 40 लाने में 8 आ गए उनको, और 80 लाना तो मेरे लिए इसमें बहुत खरेखर मजाक वाली बात थी। ऐसे सारे पेपर में इजी ही लगेंगे तुमको, बट वो तभी लगेंगे ना जब तुम्हारी मेहनत 100% से ज्यादा की होगी तो। अभी पेपर देख के लिबरल मत हो जाना, कह रहे बस सर तो मजाक कर रहे, 4 पेपर में के हमको डरा दिया, ये तो ऐसे वैसे पेपर पूछे जाते। चलिए नेक्स्ट जो है अपने लॉ का पेपर, मोस्ट प्रोबेबली अगर मैंने आज लिया तो मैं आपको बोलूंगा ऑनलाइन आ जाना, ठीक है? ऑनलाइन अटेंड कर लेना वो वाला।